साथियों आज के हम इस वीडियो में सी-टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों पहला मॉडल पेपर देखने वाले हैं। इस मॉडल पेपर के अंतर्गत साथियों मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, इन्वायरमेंटल स्टडी और साथियों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 120 क्वेश्चंस करने वाले हैं। साथियों जो ये 120 क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले हम देखने वाले हैं मैथ पेडागोजी के 30 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक हम मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए साथियों देखते हैं। ये रहा साथियों पहला क्वेश्चन। यह है साथियों क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों को दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी। साथियों शिक्षिका हैं एक, वो कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करती हैं छात्रों को और उनसे कहती हैं कि भारतीय टीम का जो मैच हुआ था उसमें खिलाड़ियों के जो स्कोर हैं उनको पढ़िए, जो अंतिम वाला मैच हुआ था। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों को साथियों दंड ग्राफ में खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका क्या प्रयास कर रही हैं? छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने का प्रयास कर रही हैं। परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की कोशिश कर रही हैं। कक्षा को आनंदम एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की कोशिश कर रही हैं। छात्रों को तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की कोशिश कर रही हैं। बताइए वो शिक्षिका क्या करने की कोशिश कर रही हैं? क्या साथियों वह बच्चों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की कोशिश कर रही हैं, या अभिव्यक्तिशील बनाने की कोशिश कर रही हैं कक्षा को, या परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की कोशिश कर रही हैं? तो साथियों वह क्या कर रही हैं? छात्रों को वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता कर रही हैं। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। साथियों जो गणितीय संचारण है वह क्या उल्लेख करता है? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के कौशल का, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता का। बताइए गणित संचारण उल्लेख किस बात का करता है? तो साथियों जो गणित संचारण है वह गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का उल्लेख करता है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 4 का छात्र सुधीर संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी कौन सी होगी? साथियों कक्षा 4 का एक छात्र है सुधीर, वह संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में साथियों गलतियां करता है, यानी लेखन संबंधी गलती करता है। तो लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए किस प्रकार के उपचारात्मक तकनीकी का प्रयोग में लाना चाहिए? उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना चाहिए, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना चाहिए, उसको एक कार्य पत्रक देना चाहिए जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना चाहिए। बताइए साथियों वैसे तो चारों जो है ऑप्शन वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, पर सबसे अच्छा ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? तो साथियों उसको एक कार्य पत्रक देना चाहिए जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से क्या हो साथियों? हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरना हो। तो साथियों जो आंशिक रूप से है, यानी आंशिक रूप को क्या कहा जाएगा? इस संकेत को क्या कहा जाएगा? तो साथियों ये संकेत स्कैफोल्डिंग जिसको बोला जाता है, इसको वाइगोस्की महोदय ने क्या बोला था साथियों? पाड़ बोला था या स्कैफोल्डिंग बोला था। ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, केवल संज्ञानात्मक ज्ञान पर। बताइए
गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो साथियों गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके बढ़ाया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर। माफ करिएगा, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? कक्षा में अभ्यास है तो क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करें। माफ करिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है, निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपर्युक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है? संश्लेषण, ज्ञान, बोधन या विश्लेषण? बताइए। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, तो साथियों एक दिन में वह कितने लीटर दूध बेचेगा? तो साथियों यह किस चीज की ओर इशारा कर रहा है? तो साथियों यह विश्लेषण की ओर इशारा कर रहा है, और इसके संबंध में साथियों किसने बताया है? ब्लूम महोदय ने बताया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों विश्लेषण कैसे? साथियों 1410 लीटर दूध है, उसने 10 दिन में बेचे, अर्थात हम 10 से भाग करेंगे तो एक दिन का निकल आएगा। तो साथियों एक दिन में उसने 141 लीटर दूध को बेचा, यानी हमने इसका साथियों विश्लेषण करके इसका आंसर निकाला। ऑप्शन डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 3 के विद्यार्थी को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, या 6 अंकों तक गणना करना? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? तो साथियों कक्षा 3 के विद्यार्थियों को जो संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है वह है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, यानी साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 7, आकृतियों की इकाइयों में अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? साथियों आकृतियों की इकाइयों में अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य की प्राप्ति होगी? साथियों अनुप्रयोग, ज्ञान, समझ या बोध, रचना या सृजन? बताइए। तो साथियों इससे सृजनात्मकता का विकास होगा या रचनात्मकता का? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में से संबंध जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिल से सरल में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त की और प्रस्तुत किया जाना चाहिए? बताइए प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी हो सकती है? तो साथियों जो संकल्पनाएं दी गई हैं उसमें उनको साथियों क्या उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ना चाहिए प्राथमिक कक्षा में? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। संकल्पनाओं को क्या जटिल से सरल की ओर रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि सरल से जटिल की ओर रखना चाहिए। संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता से प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या किया जाना चाहिए साथियों? संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी साथियों एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना? बताइए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है उच्चतर पढ़ाई की तैयारी
कराना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना बिल्कुल है। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना बिल्कुल है। बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को थोड़ा गणितीय रूप देना ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय आकाशीय सोच को, या सोचने के निम्न स्तर को। बताइए, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है, यह प्रश्न किसकी ओर संकेत करता है? तो साथियों ये सोचने के निम्न स्तर की ओर संकेत करता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 11, राहुल कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। ये अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राहुल ... चरण में है। साथियों राहुल एक विद्यार्थी है, कक्षा 5 का विद्यार्थी है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, यानी कोई त्रिभुज कितना बड़ा है या छोटा है या किस प्रकार का है उसको आप वर्गीकृत वह कर सकता है। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का साथियों योग 180 अंश होता है, ये आप सभी जानते हैं। इसको समझने में उसको कठिनाई होती है। तो वह साथियों पियाजे के किस सिद्धांत के किस अवचरण में है? तो साथियों आप सभी जानते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी साथियों? पहली है संवेगी गतिक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों जो राहुल है वह इस समय मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, यानी साथियों राहुल जो है वह मूर्त चीजों को समझ रहा है जो उसके सामने है। लेकिन जो अमूर्त है, यानी तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये एक अमूर्त बात है, ये एक अमूर्त बात है, यानी कल्पनाशील बात है। तो इसको वह नहीं समझ पा रहा है, इसलिए साथियों वह बल्कि वो त्रिभुजों को क्या कर रहा है, क्रम से लगा रहा है। लेकिन मूर्त जो रूप से जो त्रिभुज है उनको क्रम से लगाने में सक्षम है, यानी साथियों वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, या उन्हें अलग सा समझाने के लिए। बताइए साथियों एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें कुछ शीर्षक शामिल किए गए हैं, जैसे कबाड़ी वाला या कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। तो साथियों यह परिवर्तन करने का कारण क्या था, यह परिवर्तन क्यों किया गया? तो साथियों इसका मुख्य कारण था बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूपी इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने के लिए, या परिकलन कौशलों के संवर्धन के लिए। बताइए प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ये साथियों किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करते हैं? तो साथियों यह स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए विद्यार्थी की सहायता करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा 4 में सममित और परिवर्तन क्या साथ सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? मोतियों की माला, बिंदु सीट या डॉट पेपर, गिनतारा, या द्विमुखी पटल या जिसे काउंटर बोला जाता है। बताइए कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? बताइए किसकी आवश्यकता है साथियों? बिंदु सीट यानी डॉट पेपर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित है गणित की लंबी आकृतियां संकेत करती हैं चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने का, गणित के खेलों के सृजन का, हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। बताइए एनसीईआरटी 2005 में उल्लिखित है कि जो गणित की लंबी आकृतियां हैं वह किसकी ओर संकेत करती हैं?
हैं। तो साथियों वह किसकी ओर संकेत करती हैं? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने की ओर, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिग्रहित प्रस्ताव हैं जिन्हें मान लिया जाता है, अभिग्रहित विशेष प्रमेय हैं, अभिग्रहित परिभाषाएं हैं, अभिग्रहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अभिग्रहित के संबंध में? तो साथियों कौन सा कथन सही है? केवल ऑप्शन ए सही है। अभिग्रहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। अभिग्रहित का मतलब साथियों ये होता है, जैसे आपने क्वेश्चन में देखा होगा, माना इसका मान x है, y है, z है, यानी हम मान लेते हैं। ऑप्शन ए क्या हो गया? इसको माफ करिएगा, ऑप्शन 3 क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, यानी केवल ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। लंबाई में संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। बताइए, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। तो साथियों, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, यानी जो भार के संबंध में जो समझ है वह बालक में आयतन से पहले आ जाती है, यानी बालक वजन के संबंध में चीजें जान जाता है संरक्षण की अपेक्षा पहले, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, शोएब कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणी में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार शोएब चरण में है। साथियों ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, बस उसमें शोएब की जगह कौन था? राहुल था। तो साथियों आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर कोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। क्या साथियों? जिस पर समकोण वाले, माफ करिए यहाँ पर मिस टाइपिंग है, समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की। प्रयोगशाला विधि का, आगमन विधि का, निगमन विधि का या व्याख्यान विधि का? बताइए। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की। एक शीट का मतलब साथियों मान लीजिए कोई पेपर वितरित किया, जिसमें साथियों क्या था? समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो शिक्षक किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं? तो साथियों शिक्षक आगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता, डिस्कैलकुलिया, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता या पठन अक्षमता, जिसे डिसलेक्सिया बोला जाता है। बताइए, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, यानी संख्या संबंधी विकार, गणित संबंधी विकार, तो यह साथियों डिस्कैलकुलिया या गणितीय अक्षमता कहलाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्योमितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्योमितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है? जीन पियाजे, माइकल कॉल, वैन हेले या वीएफ स्किनर? बताइए, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्योमितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्योमितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है? बताइए। तो साथियों वैन हेले, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वैन हेले आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों वैन हेले की थ्योरी भी हम आपको जल्द से जल्द करवा देंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को
पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। बताइए प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियां हैं वह किस चीज में मदद करती हैं? तो साथियों वह समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? कक्षा में आयोजित गणित प्रश्नोत्तरी यानी साथियों क्विज में विद्यार्थियों का भाग लेना, समूहों में काम करते हुए विद्यार्थियों का अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करना, विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में दिए गए इबारती सवाल यानी शब्द समस्याओं को हल कर रहे हैं, कक्षा में विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो में समझाए गए निर्देशों का अनुसरण करते हुए दिए गए कार्य को पूरा कर रहे हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका हो जाएगा? तो साथियों समूहों में काम करते हुए विद्यार्थी अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं विश्लेषण कर रहे हैं। यह साथियों कौन सा अधिगम हो जाएगा? संदर्भ आधारित गणित शिक्षण हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 24, भिन्न का उपयोग निम्नलिखित में से किन तरीकों से हो सकता है? एक पूर्ण के अंश को निरूपित करने के लिए, संख्या रेखा पर एक बिंदु को अभिकल्पित करने के लिए, वस्तुओं के संग्रह के एक अंश को निरूपित करने के लिए, विभाजन पर आधारित समस्याओं का परिचय देने के लिए। बताइए भिन्न का उपयोग निम्नलिखित में से किन तरीकों से हो सकता है? तो साथियों किन तरीकों से हो सकता है? एक पूर्ण अंश को निरूपित करने के लिए आप भिन्न का उपयोग करते हैं, संख्या रेखा पर एक बिंदु को अभिकल्पित करने के लिए भी आप करते हैं, और साथियों आप वस्तुओं के संग्रह के एक अंश को भी निरूपित करने के लिए करते हैं। यानी ऑप्शन ए, बी और सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 25, समिमिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं, अवधारणा की स्पष्ट परिभाषा दी जाए, बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित किया जाए, बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बताइए समिमिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? बताइए। तो साथियों बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप करवाए जाएं, यह साथियों समिमिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए सबसे उपयुक्त क्रियाविधि है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। इसका कारण यह हो सकता है छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर हैं, गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं है, सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित हैं। बताइए गणित की कक्षा में छात्राओं की भागीदारी कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों इसका मुख्य कारण है केवल ऑप्शन सी। कौन सा साथियों? केवल ऑप्शन सी, सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित हैं, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 27, निम्न में से कौन से सही हैं? प्राथमिक कक्षा में छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, केवल ड्रिल और अभ्यास के द्वारा मानसिक परिकलन कौशल को सुधारा जा सकता है, मानसिक परिकलन और गणित माफ करिएगा मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन से पॉइंट हैं जो एकदम सही हैं? तो साथियों ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बिल्कुल सही हैं। ड्रिल और अभ्यास एक निगेटिव है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 28, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है, अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर पड़ता है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो साथियों केवल सी सही हो जाएगा, यानी अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वाले शिक्षार्थियों के प्रदर्शन पर पड़ता ही है। ऑप्शन तीसरा यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित यानी एकीकृत उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ है कि गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है। गणित
गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए। गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं होनी चाहिए। बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित यानी एकीकृत उपागम का प्रयोग में लाना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? तो साथियों इसका जो अर्थ है वह है गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों को एकीकृत करना चाहिए। यानी गणित में साथियों क्या होना चाहिए? बच्चों की कक्षा के अंदर के अनुभव और बाहर के अनुभव एकीकृत होना चाहिए। और साथियों गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। यानी ऑप्शन बी और सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक अच्छी होती हैं, अधिक तेज होती हैं। इस दावे के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे? समुदाय के अनेकानेक व्यक्तियों की राय, कक्षा में एक परीक्षा लेना और लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना करना, घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव, जेंडर तथा गणित के क्षेत्र में विविध शोध या अध्ययन। बताइए। एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती हैं। इस दावे के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहायता करेंगे? तो साथियों जेंडर और गणित के क्षेत्र में उसके विविध शोध या अध्ययन इसकी सहायता करेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। साथियों मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी पेडागोजी यानी साथियों हिंदी शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन। ये रहा साथियों हिंदी शिक्षा शास्त्र का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है? मनुष्य अंतर्निहित भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा तार्किकता और मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। बताइए साथियों संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है? तो साथियों जो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है वह भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है, इस पर केंद्रित नहीं है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, युक्ति के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ है? विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, सभी विद्यार्थियों की मातृभाषाओं का शिक्षण, अधिगम, शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने में समर्थ बनाना। बताइए साथियों युक्ति के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ हो सकता है? साथियों युक्ति के रूप में बहुभाषिता का अर्थ है शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना। आप सभी जानते हैं जो एक कक्षा होती है वह एक बहुभाषी कक्षा होती है। उसमें विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले बालक होते हैं जिनसे उनकी मातृभाषाओं में फर्क होता है, अंतर होता है। इसी कारण साथियों बहुभाषी कक्षा में क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। इससे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 साथियों भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा या भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्यतः इसे क्या कहते हैं? साथियों भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा या भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्यतः इसे क्या कहते हैं? साथियों संकेत बदलना व संकेत मिलना, भाषा संचरण, संदर्भ में भाषा, सामाजिक भाषिक व्यवहार। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। सामान्यतः साथियों इस चीज को क्या कहा जाता है? संकेत बदलना व संकेत मिलना। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा व घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है? मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, भाषा शिक्षा नीति, कार्यालयी शिक्षा नीति या शिक्षा के लिए बहुभाषावाद नीति। बताइए साथियों भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा या जिसको साथियों घर की भाषा बोलते हैं में शुरू करते हैं और सामान्यतः क्या होता है? माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में, शिक्षा में जो भाषा की यह युक्ति है यह किस रूप में जानी जाती है? तो साथियों यह मातृभाषा आधारित
आधारित बहुभाषावाद कहलाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 साथियों, प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि, संरचना तथा शब्दावली होती है, भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है। साथियों जो प्रत्येक भाषा होती है वह साथियों उसकी जो है अद्वितीय ध्वनियां होती हैं, संरचना होती है तथा शब्दावली होती है। भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है। भाषा यादृच्छिक है, भाषा एक कौशल है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा एक प्रजाति विशेष है। बताइए साथियों यह क्या प्रदर्शित करती है, भाषा एक व्यवस्था है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, संपूर्ण भाषा उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम सत्य कौन सा है। व्याकरणिक संरचना की अपेक्षा अर्थ निर्माण पर बल, शारीरिक गतियों के माध्यम से शब्द भंडार सीखना चाहिए, शिक्षार्थियों में स्वतः स्फूर्ति बातचीत को बढ़ाना, शिक्षार्थियों के पूर्व अनुभवों का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। संपूर्ण भाषा उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम सत्य कौन सा है। साथियों सबसे कम सत्य कौन सा है, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शब्द भंडार सीखना चाहिए, यह सबसे कम है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 साथियों, जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें डॉट डॉट क्या कहते हैं। बहुभाषी, बहुभाषाविद कहते हैं, बहुवक्ता कहते हैं, एक भाषिक कहते हैं। बताइए साथियों सीधा सा क्वेश्चन है कि जो लोग बहुत सारी भाषाएं या अनेक भाषाएं जानते हैं उनको क्या कहा जाएगा। साथियों उनको बहुभाषी कहा जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है। ध्वनि, रूप, अर्थ या पठन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक भाषा का अंग नहीं है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों जो पठन है, जो पढ़ना है, यह भाषा का अंग नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है। गहन पठन, बारीकी से पढ़ना, विस्तृत पढ़ना या सरसरी दृष्टि से पढ़ना। बताइए क्या कहलाएगा ये। समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन कहलाएगा। तो साथियों यह सरसरी दृष्टि से देखना कहलाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 साथियों, रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। सत्र की अवधि विशेष में विद्यार्थी के कौशल का मूल्यांकन करना, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है, शिक्षण संस्थानों में बहुत अधिक मान्यता दी गई है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को तुरंत सुधारना। बताइए रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन है जो उपयुक्त है। तो साथियों जो शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है। जो साथियों रचनात्मक आकलन है वह शिक्षार्थी की प्रक्रियाओं पर केंद्रित है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पर, लक्ष्य भाषा के रूप में केंद्रित होने पर, शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर, भाषा अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा उच्चारण पर। बताइए साथियों संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है। साथियों संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से साथियों किस पर ध्यान दिया जाता है, शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है। साथियों संप्रेषण संबंधी जो विकार होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको साथियों स्वलीनता बोलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 42, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है। पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना, अनुमान लगाने का कार्य, शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है। बताइए कौन सा साथियों सहायक है, अनुमान लगाने का कार्य, यह साथियों पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा अर्जन होता है जब डॉट डॉट बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। बताइए साथियों
भाषा अर्जन कब होता है? साथियों भाषा अर्जन तब होता है जब बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। यानी ये साथियों भाषा अर्जन क्या कहलाता है? जैसे साथियों आपने आस पड़ोस से अपने परिवार से भाषा को सीखना, ये भाषा अर्जन कहलाता है। इसमें साथियों सचेतन ध्यान के द्वारा भाषा बच्चा ग्रहण करता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डॉट डॉट ज्ञान होना चाहिए। अव्यक्त तथा व्यक्त, सुस्पष्ट, अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों या विस्तृत? बताइए। भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का कैसा ज्ञान होना चाहिए? साथियों भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 45, आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना संदर्भ में व्याकरण की विशेषता है, संदर्भ में व्याकरण की सीमा है, निगमन उपागम की विशेषता है, निगमन उपागम की सीमा है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना क्या है? तो साथियों यह है निगमन उपागम की विशेषता है। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है? शिक्षकों को स्वयं के व्याकरण ज्ञान को सुधारना चाहिए, व्याकरण को अलग से समझाना चाहिए, व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए, शिक्षक के द्वारा जीवन के प्रत्येक पहलू में व्याकरण सिखानी चाहिए? बताइए कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही कथन है? साथियों जो व्याकरण शिक्षण है इसके संदर्भ में जो सही कथन है वह है व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 47, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य डॉट डॉट के रूप में कार्य करता है। प्रामाणिक स्रोत के रूप में, प्रेरणात्मक स्रोत के, बाधक तत्व के, अतिरिक्त बोझ के रूप में? बताइए। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य डॉट डॉट के रूप में कार्य करता है। तो साथियों यह प्रामाणिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाता है? श्रुतलेख, सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मित, कथन विश्लेषण, दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों यह क्या कहलाता है? सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मित। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 49, क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए है? तथ्यात्मक पठन के लिए, निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए, सूचना दर्शाने के लिए, शब्द संपदा की जांच के लिए? बताइए क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए पूछा जा रहा है? साथियों यह निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए है। यानी ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 50, जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल है, वह किस तरह के भाषण में शामिल हैं? बताइए। सामाजिक भाषण में, निजी भाषण में, आत्मकेंद्रित भाषण में, व्यक्तिगत भाषण में? जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशियों के लिए बात करते हैं जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल हैं, तो साथियों वह बालक जो है वह किस तरह के भाषण में सम्मिलित हैं? तो साथियों जो बालक हैं वह निजी भाषण में सम्मिलित हैं। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? सत्तात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनैतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन, बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन, बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन, समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? तो साथियों कौन सा नहीं है? बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन, यह समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण, यह समाज से संबंधित है। बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन, लोग साथियों समाज में होते हैं। साथियों सत्तात्मक कारक, सामाजिक कारक, ये भी समाज से संबंधित है। परंतु साथियों
बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन यह समाज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, 8वीं अनुसूची के सम्मिलित कोई भी भाषा या अंग्रेजी भाषा? बताइए। तो साथियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है, प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के अनुदेशन के माध्यम से अनुदेशन का माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? तो साथियों यह मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। साथियों जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, जो साथियों कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी, वह भी साथियों मातृभाषा पर बल देती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 साथियों, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, जिसमें अधिगम का समस्त उत्तरदायित्व जो है अध्यापक का होता है, जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है, जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों को शामिल किया जाता है। साथियों शिक्षार्थी केंद्रित की बात हुई, अर्थात जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है? विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिता और भाषाओं की सख्ती आवश्यक है। आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो। सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में होना चाहिए। बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। बताइए साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है? तो साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिता और भाषाओं की सख्ती आवश्यक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 55, निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। एक चरण पीछे, एक चरण आगे, बहुत आगे या समानांतर? बताइए। निवेश परिकल्पना किस चीज की अनुशंसा करती है? साथियों निवेश परिकल्पना कहती है कि भाषिक जो निवेश है भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए एक चरण आगे है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 साथियों, किसी भाषा की उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन आ और कथन बा पर विचार करें। ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है कि जो आप कैसे कहते हैं। स्वर शैली का अर्थ है आवाज या भाषण में भिन्नता। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों आ और बा दोनों कथन एकदम सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं, जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं, जब वे चुप रहते हैं। बताइए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा विकास कब होता है? कब होता है साथियों? जब वह दूसरों से बात करते हैं, क्योंकि साथियों वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत है और समाज में कई लोग आते हैं, सामने वाले व्यक्ति भी आते हैं, इसलिए साथियों दूसरों से जब बातचीत की जाती है तब भाषा क्या होती है? विकसित होती है, ऐसा वाइगोत्स्की महोदय का मानना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन करें। पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनाने के रूप में भाषा, व्यक्तियों के बीच परस्पर सामाजिक लेन देन करने के साधन के रूप में भाषा, प्रामाणिक संदेश देने और प्राप्त करने के साधन के रूप में भाषा, व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। बताइए भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन कौन सा? यानी साथियों इसमें निगेटिव पूछा है। साथियों जो विषम कथन है वह कौन सा है? वह है साथियों व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 साथियों, भाषा से क्या अभिप्राय है? भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, अक्षर और ध्वनियां है। बताइए भाषा क्या है? साथियों जो भाषा है वह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 साथियों, भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है? शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं, अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं, शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों
का अर्थ समझे बगैर उन्हें डिकोड करते हैं। शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। बताइए भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है। साथियों जो शिक्षार्थी होते हैं वह भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं साथियों। अब हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन यानी साथियों एनवायरमेंट स्टडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नंबर 61, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। मंगल, बृहस्पति, बुध या शनि। बताइए हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। साथियों हमारे सौर मंडल में जो सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध है। आप सभी जानते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो साथियों मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। साथियों किस ग्रह के आसपास छल्ले पाए जाते हैं, तो शनि ग्रह के आसपास छल्ले पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है 8600 मीटर, 8850 मीटर, 8950 मीटर या 8990 मीटर। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 63, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य का हो सकता है। लद्दाख, असम, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। बताइए तो साथियों यह छात्र किस राज्य का है, यह राजस्थान राज्य का है। यहाँ पर साथियों क्या होता है, कम बारिश होती है और साथियों गर्मी बहुत पड़ती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फोन, चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी, लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गले का डिब्बा। बताइए चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज या साथियों प्लास्टिक फूलदान चादरें। एक ऐसा समूह का चयन करना है जिसको साथियों पुनः चक्रण द्वारा पुनः बनाया जा सकता है। तो साथियों वह है लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील का मग और साथियों गल्ले का डिब्बा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट। 66 देखते हैं, सिकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। जड़, छाल, पत्ते या बीज। बताइए सिकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो साथियों सिकोना पेड़ के छाल का जो है प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 साथियों, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डॉट डॉट उपयोग होता है। फीता कृमि का, जोंक का, केचुए का या अंकुश कृमि यानी हुकवर्म का। बताइए वर्मी पोस्टिंग में किसका उपयोग किया जाता है खाद बनाने के लिए। तो साथियों केचुए का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 68, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। कसकुटा या अमरवेल जिसको बोला जाता है, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस का पौधा या घटपर्णी का पौधा। बताइए निम्न में से कौन सा ऐसा पौधा है जो कीटों को जाल में फंसाता है और उनको खा जाता है। तो साथियों वह है घटपर्णी का पौधा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है जो मुख्य रूप से पाया जाता है असम में, बिहार में, ओडिशा में या तमिलनाडु में। बताइए साथियों बोरा एक चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है जो मुख्य रूप से कहां पाई जाती है। साथियों जो बोरा चावल है यह असम में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अभ्यारण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। बक्सा पार्क, दुधवा पार्क, कार्बेट पार्क या वाल्मीकि पार्क। बताइए तो साथियों वह पार्क कौन सा है, कार्बेट नेशनल पार्क। और साथियों वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 71, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। वल्ली अम्मा, अमुम्मा, थम्मा या दीदू। बताइए
मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? साथियों क्या कहा जाता है? वल्लियम्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, या सबसे बड़ा नर हाथी, या सबसे छोटा नर हाथी? बताइए। हाथियों के झुंड में झुंड का जो मुखिया होता है वह कौन होता है? तो साथियों वह कौन होता है? सबसे उम्रदराज मादा हाथी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, नृत्य में मुख्य रूप से मृदा और भावनाएं डॉट डॉट प्रदर्शित करती हैं। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, हाथों और चेहरे की गति, या आत्मविश्वास? बताइए। साथियों जो नृत्य के समय मुख्य रूप से जो मुद्रा और भावनाएं होती हैं वह क्या प्रदर्शित करती हैं? तो वह साथियों क्या प्रदर्शित करती हैं? वह साथियों भावनाएं प्रदर्शित करती हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल? बताइए। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? तो साथियों यह जो है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के कारण होती है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, यानी साथियों जो चित्रकाठी चित्रकला है कहां से संबंधित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, या कश्मीर? बताइए। 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका आंसर सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन ए महाराष्ट्र हो जाएगा। साथियों कश्मीर की एक बस होली पेंटिंग है जो बहुत ही फेमस है, इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? सन 2000 में, 1998 में, 2006 में, या 2003 में? बताइए। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों इनका जो निधन है वह 2003 में हुआ था, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 77, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए कथनों में से सही कथन चुनिए। ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, ये दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। दीपावली पूर्णिमा को और होली अमावस्या को मनाई जाती है। दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। बताइए। साथियों आप सभी जानते हैं दीपावली अमावस्या को और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? जल, मौसम, सामग्री, या जानवर? बताइए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का जो थीम है वह क्या है? तो साथियों वह क्या है? जल है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 79, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन से हैं? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, असम, मणिपुर? बताइए। मिजोरम के निकटवर्ती जो प्रतिवेशी 3 राज्य हैं वह कौन कौन से हैं? तो वह साथियों कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, असम और मणिपुर, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूं वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी के बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है? तिनसुखिया असम से, चेन्नई तमिलनाडु से, मनाली हिमाचल प्रदेश से, या उदयपुर राजस्थान से? बताइए। साथियों यह छात्रा कहां से आई है? मनाली हिमाचल प्रदेश से आई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाव का क्या नाम है? चेराव नृत्य,
उनके माफ करिएगा नृत्य पूछा है, विशेष नृत्य का क्या नाम है? चेराव नृत्य, तोरंग नृत्य, कुड़ुक नृत्य या झूम नृत्य? बताइए। मिजोरम का साथियों आपसे नृत्य पूछा है सीधा सा। साथियों उनके नृत्य को चेराव नृत्य बोला जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? पापड़, दही, कच्चा आम या इनमें से कोई नहीं? बताइए। शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा को सिखाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो साथियों कौन सी है? वह पापड़ जो है बिल्कुल उपयुक्त है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 83, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते? वाहिदा प्रिज्म, सुनीता विलियम्स, वछेंद्री पाल या कर्णम मल्लेश्वरी? बताइए। तो साथियों उन महिला वेट लिफ्टर का क्या नाम है? उनका साथियों नाम है कर्णम मल्लेश्वरी जी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? बताइए। यदि कोई व्यक्ति साथियों महाराष्ट्र से चंडीगढ़ जाता है तो उसके बीच में साथियों कौन सा राज्य नहीं पड़ेगा? उसकी यात्रा के बीच में साथियों पंजाब राज्य नहीं पड़ेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 85, भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या होगी? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व? बताइए साथियों। भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या होगी? साथियों क्या होगी? दक्षिण पूर्व होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा? बताइए। नीचे दिए गए उन तीन राज्यों के समूह को चुनना है साथियों जिसके सभी राज्यों के जो समुद्री तट हैं वह अरब सागर पर स्थित हैं। तो वह साथियों कौन कौन से हैं? वह है साथियों केरल है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 87, एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता है? नारियल, टेपियोका, सरसों, नारियल कमल या सरसों एवं चावल? बताइए साथियों। केरल में की साथियों मुख्य रूप से आंगन में लोग क्या उगाते हैं केरल में? यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। साथियों आप सभी जानते हैं नारियल एवं टेपियोका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता, वह निम्न में से क्या चुनेगी? बैडमिंटन, शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश, टेनिस, शतरंज स्टापू, छुपन छुपाई स्टापू, पीटू? बताइए। एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता, तो वह निम्न में से किनको चुनेंगी? तो साथियों माता जी किनको चुनेंगी? कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश इनको चुनेंगी, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बैडमिंटन खेलने के लिए बाहर मैदान में जाना पड़ेगा, इसी प्रकार साथियों टेनिस खेलने के लिए भी जाना पड़ेगा और छुपन छुपाई खेलने के लिए भी जाना पड़ेगा, परंतु साथियों कैरम बोर्ड है, शतरंज है और ताश इन तीनों को घर के अंदर खेला जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर साथियों 89, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना डॉट डॉट है? ट्यूबवेल, बावड़ी, बोरवेल या हैंडपंप? बताइए। पारंपरिक तरीके साथियों जल संरक्षण के लिए हमारे देश में किसका उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की संरचना का उपयोग किया जाता है? साथियों हैंडपंप का उपयोग तो साथियों पानी बाहर निकालने के लिए किया जाता है, इसी प्रकार ट्यूबवेल का भी और बोरवेल का भी, परंतु साथियों बावड़ी का प्रयोग पानी संरक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं? करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू और टमाटर? बताइए। किनके अंदर साथियों क्या होते हैं? कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर साथियों बीज पाए जाते हैं? साथियों करेले में बीज होता है, खीरे में भी बीज होता है, चीकू में भी बीज होता है,
भिंडी में भी साथियों बीज होता है, नाशपाती में बीज होता है और साथियों टमाटर में भी बीज होता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आलू और प्याज में बीज नहीं होता, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। साथियों इन्वायरमेंट स्टडी के भी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करने पर, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाने पर, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। साथियों दो प्रकार के कौशल होते हैं, एक सूक्ष्म गतिक कौशल और एक साथियों स्थूल गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल को साथियों फाइन मोटर स्किल बोला जाता है और स्थूल गतिक कौशल को ग्रॉस मोटर स्किल भी बोला जाता है। साथियों जो सूक्ष्म गतिक कौशल होता है इसके अंतर्गत साथियों जैसे ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के साथियों छोटे छोटे टुकड़े काटना और उनको चिपकाना और सुई में धागा डालना, ये होते हैं साथियों सूक्ष्म गतिक कौशल या इनको साथियों फाइन मोटर स्किल भी बोला जाता है। साथियों बात करें चलना, दौड़ना, भागना, ये चीजें आती हैं साथियों स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत यानी ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 साथियों, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है? साथियों जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं इनको साथियों सजीव समझने की जो क्रिया है या गुण है वह क्या कहलाता है? जीववादी सोच कहलाती है, पदानुक्रमित सोच कहलाती है, केंद्रीयकरण कहलाता है या वर्गीकरण कहलाता है? बताइए साथियों। तो साथियों जो केंद्रीकरण होता है वह होता है किसी एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करना, केंद्रीकरण कहलाता है। साथियों केंद्रीकरण है, जीववादी सोच है, इनके विषय में साथियों किसने बताया है? तो जीन पियाजे महोदय ने बताया। साथियों यदि आपने जीन पियाजे महोदय की क्लास नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे देंगे। साथियों भौतिक वस्तुओं जैसे गुड़िया, कार, इनको सजीव समझने का गुण क्या कहलाता है? साथियों जीववाद कहलाता है, यानी जीववादी सोच कहलाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 साथियों, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? साथियों संकेत है, अन्य तरीके हैं, इनके द्वारा बच्चों की जरूरत पड़ने पर बच्चों की मदद करना किस चीज का उदाहरण कहलाता है? पाड़ का, पुनर्बलन का, अनुबंधन का या संज्ञानात्मक द्वंद्व का? बताइए साथियों। संकेतों द्वारा, जैसे कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है, वह यहां से इस कार्य को करते हुए यहां आया और यहां पर वह अटक जाता है, तो आप इसको यहां पर क्या करेंगे? संकेत देंगे, तो यह बच्चा आगे बढ़ जाएगा। तो यह जो संकेत देने की प्रक्रिया है यह क्या कहलाती है? साथियों यह जो है पाड़ कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं इसको, पाड़ बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग भी बोला जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों पाड़ के संबंध में किसने बताया यदि आपसे पूछ ले तो वाइगोत्स्की महोदय ने बताया। वाइगोत्स्की महोदय का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं साथियों, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित है, सहयोगात्मक अधिगम के रूप में, क्रिया प्रसूत अधिगम के रूप में, रटंत अधिगम के रूप में या निष्क्रिय अधिगम के रूप में? बताइए साथियों। साथियों बात करें क्रिया प्रसूत अधिगम या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की बात करें तो साथियों इसके जो प्रतिपादक हैं वह स्किनर महोदय हैं। कौन है साथियों? स्किनर महोदय। इन्होंने प्रयोग साथियों किस पर किया था? तो इन्होंने प्रयोग चूहे और साथियों कबूतर पर किया था। किस पर? कबूतर पर किया था। किसने साथियों? स्किनर महोदय ने किया था। वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात हुई, यानी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास के सिद्धांत की बात हुई है, अर्थात साथियों समाज में क्या होता है? सहयोग होता है। समाज में सहयोग होता है तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत किससे अनुप्रयोग को प्रस्तावित करता है साथियों? सहयोगात्मक अधिगम के अनुप्रयोग को प्रस्तावित करता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षाकृत कार्य करता है? साथियों कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, आप सभी जानते हैं कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो साथियों इनके जो नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, यानी दूसरों की सोच के अनुसार कार्य करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण में, पूर्व परंपरागत चरण में, परंपरागत चरण में या पश्च परंपरागत चरण में? साथियों जो पूर्व संक्रियात्मक चरण है यह
कोहल वर्ग महोदय का है ही नहीं, बल्कि ये किसका है साथियों, यह जीन पियाजे ने बताया है अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। साथियों जो पूर्व परंपरागत चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण जीन पियाजे महोदय का है, पूर्व परंपरागत चरण कोहल वर्ग का है, परंपरागत चरण और पश्च परंपरागत चरण। इन्होंने 3 चरण बताए हैं नैतिक विकास के। और साथियों इन 3 चरणों की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 6 अवस्थाएं बताई हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, परंपरागत चरण, यानी जो मध्य वाला चरण होता है, परंपरागत चरण होता है, इसमें जो नैतिक विकास होता है यह व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय अपेक्षाकृत दूसरों के अनुसार कार्य करता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 96, एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है या विद्यार्थी केंद्रित होती है, बताइए साथियों। एक जो प्रगतिशील कक्षा है वह किस पर केंद्रित होगी, क्या परीक्षाओं पर केंद्रित होगी, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित होगी, शिक्षक पर केंद्रित होगी या साथियों विद्यार्थियों पर केंद्रित होगी। तो साथियों एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है वह हमेशा बाल केंद्रित होती है या साथियों विद्यार्थी केंद्रित होती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 साथियों, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है, क्या साथियों, परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। साथियों सबसे पहले बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर महोदय की। तो इन्होंने साथियों किस चीज का सिद्धांत दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। यह भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी क्या कई बार पूछा है सीटेट ने कि हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया है। तो साथियों इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। साथियों रेणु विद्यालय में परामर्शदाता है, तो परामर्शदाता के अंदर कैसी बुद्धि होनी चाहिए, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि जिसे अंतर्वैयक्तिक बोला जाता है, या अंतःवैयक्तिक बुद्धि, बताइए साथियों। अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक दोनों साथियों बुद्धियां जो हैं अलग अलग हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पारस्परिक बुद्धि या साथियों अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। माफ करिएगा ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। साथियों जो हमारी एनईपी है, यानी एक तरह से इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोला जाता है, परंतु साथियों इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। साथियों यह किस समिति की सिफारिश पर आई थी, यदि आपसे पूछ ले तो साथियों यह कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। साथियों इसके अनुसार जो है एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, या बच्चों की मातृभाषा का, बताइए साथियों किस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो साथियों बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए उनसे संप्रेषण के लिए। साथियों संप्रेषण क्या होता है, विचारों या भावनाओं की अभिव्यक्ति या आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वह संप्रेषण कहलाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 99 देखते हैं, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। साथियों बच्चों का वर्गीकरण या नामीकरण करना या उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देना व सुसाधित करना है, सुसाधित करेगा, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए सकारात्मक रणनीति है, बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। बताइए साथियों जो नामीकरण और वर्गीकरण की प्रक्रिया है वह बच्चों में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी। तो साथियों जो यदि बच्चों का वर्गीकरण किया जाएगा तो बच्चों में हीनता आएगी, क्या आएगी साथियों, हीनता आएगी, और सीखने के प्रति वह लाचारी का अनुभव करेंगे, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 100, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है, बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के अनुसार आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना, खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। बताइए साथियों एक समावेशी कक्षा में है, उसमें एक अध्यापक या अध्यापिका की क्या भूमिका हो सकती है।
तो साथियों एक अध्यापक की क्या यह भूमिका होगी कि वह बच्चों को, खास जरूरत वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजे, खासकर समावेशी कक्षा में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों को उनके अकादमिक यानी कि एकेडमिक मेरिट के आधार पर पहचानना व पृथक्करण करना, यह भी नहीं किया जाएगा। केवल साथियों कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, यह एक अध्यापक का गुण होगा समावेशी कक्षा में? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, बच्चों की साथियों क्या जरूरतें हैं उनका पता लगाना और उनका ख्याल रखना। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 101, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। साथियों जो प्रभावी शिक्षक हैं वह कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के में अवसर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते, माफ करिएगा अवसर नहीं है, अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार के मूल्यांकन में मदद मिलती है? प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, यानी साथियों मूल्यांकन करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। तो इन्हें मूल्यांकन करने में, किस मूल्यांकन में साथियों मदद मिलती है? योगात्मक मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मानकीकृत मूल्यांकन में, या साथियों मानक संदर्भित मूल्यांकन में? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बात करें साथियों योगात्मक मूल्यांकन की, तो साथियों जो सत्र के अंत में परीक्षाएं ली जाती हैं वह योगात्मक मूल्यांकन का एक हिस्सा है, वह साथियों योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। जबकि साथियों जो रचनात्मक मूल्यांकन है यह होता है साथियों अक्सर पढ़ाते वक्त ही, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही मूल्यांकन युक्त प्रश्न पूछने की प्रक्रिया रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 साथियों, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? साथियों एक विद्यार्थी है जो दृष्टिबाधित है तो उसकी जरूरतों के लिए क्या करना चाहिए? विविध तरीके के दृश्यी प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। बताइए साथियों एक साथियों दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए क्या करना चाहिए? तो साथियों क्या दृश्यिक प्रस्तुतिकरण करेंगे? तो ऐसा नहीं करेंगे। क्या साथियों मूक फिल्में दिखाएंगे? तो ऐसा भी नहीं करेंगे। क्या साथियों वर्कशीट देंगे चित्रयुक्त? तो ऐसा भी नहीं करेंगे। बल्कि क्या करेंगे, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 साथियों, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वलीनता का, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार का, पठन वैकल्य का, या गुणज वैकल्य का? बताइए साथियों सामाजिक अंतःक्रिया और साथियों मौखिक संप्रेषण में चुनौती, जहां भी साथियों संप्रेषण में चुनौती आ रही है, मौखिक संप्रेषण में चुनौती आ रही है, वहां पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा वहां पर स्वलीनता की बात हो रही है, यानी स्वयं में लीन होना, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों गुणज वैकल्य यानी साथियों गणित संबंधी विकार, इसे डिस्कैलकुलिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं, इसके माध्यम से वह बच्चों में को बढ़ावा देना चाहती हैं। साथियों एक शिक्षक हैं वह बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती हैं कि उनके मन में जो आ रहा है वह बनाइए, इसके माध्यम से बच्चों में किस चीज को बढ़ावा मिलेगा? सृजनात्मकता को, रटने को, असहयोग को, या अनुशासनहीनता को? बताइए साथियों तो इस प्रकार की क्रिया में बच्चों को साथियों सृजनात्मकता बच्चों में बढ़ेगी, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे जो है उस मिट्टी से, गीली मिट्टी से या चिकनी मिट्टी से तरह तरह के क्या करेंगे, खिलौने बनाएंगे या उपकरण बनाएंगे, जिससे बच्चों का जो है सृजनात्मक विकास होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल के, सामाजिक कौशल के, संज्ञानात्मक क्षमता के, संवेगात्मक कौशल के, या अमूर्त तर्क के? बताइए साथियों बचपन के साथियों प्रारंभिक काल में किसके साथियों विकास पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए? साथियों अमूर्त तर्क की बात आई है, तो साथियों बचपन के प्रारंभिक काल में संभव नहीं है, बल्कि साथियों यह क्या है, यह पियाजे के अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी साथियों यह लगभग 11 वर्ष के बाद संभव है। साथियों बच्चों के शारीरिक कौशल पर बिल्कुल सही बात है, बच्चों के सामाजिक कौशल पर, संज्ञानात्मक क्षमता पर और संवेगात्मक विकास पर, यानी साथियों ऑप्शन ए
ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 106, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। बताइए तो रचनावादी कक्षा की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पर बारंबार वेधन या अभ्यास तो बिल्कुल नहीं होगा, इनाम व सजा भी नहीं होगी, जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, या अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया से होता है। ये दो ऑप्शन आपके पास हैं, बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो साथियों जहां भी खोज की बात आए, अन्वेषण की बात आए, वह एक पॉजिटिव पॉइंट है रचनावादी कक्षा की दृष्टि से, जहां पर अधिगम क्या होता है साथियों, अर्थपूर्ण होता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है, क्या साथियों भाव नहीं है, स्मृति, क्रोध, प्यार या भय। बताइए भाव, भाव आप सभी जानते हैं जिन्हें संवेग भी एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो साथियों इन कौन सा है जो नहीं है, साथियों जो स्मृति है यह भाव नहीं है, स्मृति यानी मेमोरी यह भाव नहीं है, क्रोध एक भाव है या संवेग है, प्यार भी भाव या संवेग है, और भय भी भाव या संवेग है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। साथियों प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका है या शिक्षक हैं, वह अपने विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं, हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। बताइए साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही डीप क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास पर क्या प्रशंसा करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, प्रशंसा का जो गुण होता है बच्चे के अंदर वो छीण हो जाता है, यानी फिर उसको प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ने लगता। इसलिए साथियों क्या है, प्रशंसा को बार बार नहीं करना चाहिए। अवांछनीय व्यवहार पर क्या साथियों दंडित करना चाहिए, तो दंड भी नहीं देना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को क्या बढ़ावा देना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या करना चाहिए, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति हो इस प्रकार सीखने को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता, में बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, को सुसाधित करता है। बताइए साथियों बच्चे का जो समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है वह अधिगम के संबंध में क्या, उसके संबंध में क्या सही हो जाएगा। तो साथियों जो बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य है यह अधिगम को क्या करता है, सुसाधित करता है। यदि बच्चे का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा तो वह अधिगम नहीं कर पाएगा सही ढंग से, यदि सही होगा तो वह कर पाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है, वृद्धि दर से, संवेदी प्रकार से, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से, या अंतर्वैयक्तिक संबंध है। बताइए साथियों बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किस चीज से है। साथियों जो बच्चों का शारीरिक विकास होता है इसका सीधा संबंध सूक्ष्म और किससे साथियों, वृद्धि दर से है, बिल्कुल शारीरिक विकास है यानी वृद्धि से संबंधित है, संवेदी कार्यों से है, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से भी है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है। किस सिद्धांत में साथियों प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा यदि समान है तो प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होगा। शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, समीप दूराभिमुख विकास का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, या व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 111 का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, शीर्षगामी विकास का सिद्धांत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि साथियों कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा
परोक्ष रूप से विकास के क्षेत्र के अंतर्गत की जाती हैं। साथियों जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, समालोचनात्मक सोच है, परासंज्ञान है और कल्पना है, ये किसके अंतर्गत इनकी चर्चा की जाती है? सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत, शारीरिक क्षेत्र, नैतिक से क्षेत्र या संज्ञानात्मक क्षेत्र। साथियों बुद्धि की बात आई है, अर्थात साथियों यह संज्ञान की बात आई है। किसकी साथियों? संज्ञान की बात आई है, अर्थात ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है, विकास निरंतर रूप से होता है। बताइए साथियों, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? साथियों निगेटिव पूछा है, तो साथियों जो ऑप्शन सी है, विकास आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बल्कि विकास क्या है? आनुवांशिकता तथा वातावरण की अंत क्रिया का परिणाम है। ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, मानवीय क्षमताएं जैसे साथियों बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन के सापेक्ष विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? साथियों ये क्वेश्चन को इस बार घुमाया हुआ है और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 112 इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने किया है। तो साथियों बताइए क्वेश्चन नंबर 114 का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या नैतिक? बुद्धि की बात आई है, समस्या समाधान की बात आई है, समालोचनात्मक चिंतन की बात आई है, अर्थात साथियों ये किसके अंतर्गत होंगे? संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत होंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? साथियों जीन पियाजे ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की साथियों कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी साथियों? कौन कौन सी साथियों? संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और साथियों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। साथियों जीन पियाजे ने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? तो साथियों जो संतुलन की अवस्था है इसको प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति है वह लगातार खोज में लगा रहता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? संवेदीयात्मक चरण की, औपचारिक संक्रियात्मक चरण की, पूर्व क्रियात्मक चरण की या साथियों मूर्त क्रियात्मक चरण की? बताइए साथियों, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशेषता है? तो साथियों यह जो है औपचारिक संक्रियात्मक चरण या अमूर्त संक्रियात्मक चरण की विशेषता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? संवेदी गत्यात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण या मूर्त संक्रियात्मक चरण? बताइए साथियों किस चरण में बच्चे जो है अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं? तो साथियों संवेदी गत्यात्मक चरण में, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों संवेदी गत्यात्मक चरण जो होता है इसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में किस अवस्था में पाया जाता है? तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था या संवेदी चरण में, संवेदी गत्यात्मक चरण में पाया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी हैं? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर? बताइए साथियों शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए कौन से बदलाव जो है वह आवश्यक है? साथियों कंठस्थ यानी स्मरण याद करने की प्रक्रिया से साथियों क्रिया आधारित अधिगम की ओर बढ़ने की जरूरत है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, समावेशी शिक्षा डॉट डॉट के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है? प्रस्तुतिकरण के, अभिव्यक्ति के, संलग्नता के या भेदभाव के? बताइए साथियों समावेशी शिक्षा डॉट डॉट के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। किनके साथियों निष्कासन पर बल देती है? तो साथियों यह जो है भेदभाव के निष्कासन पर बल देती है, यानी बच्चा किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समूह से आया हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको सबके समान ही समझा जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120,
पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? साथियों, जो पठन वैकल्य है ये किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? लिखित विरामी के बोध में, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, दूसरों की भावनाओं को समझने में, या चित्र बनाने में? बताइए साथियों। साथियों, पठन वैकल्य है अर्थात साथियों, जब आप जो लिखी हुई चीजें होंगी उनमें जो विराम चिन्ह होगा उनके बोध में समस्या होगी पठन वैकल्य में, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? लिखित विरामी के बोध में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको यहाँ पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।